दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा बहाली 2020 में आपका जो 2213 पद के लिए आया हुआ है फ्रेंड्स, बिहार एसआई का, उसके लिए फुल प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों का लेवल है जो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, इसलिए आपका पीटी एग्जाम में इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। आज से शुरू किया है फ्रेंड्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है फ्रेंड्स। अगर अब की बार आप डबल स्टार चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप पूरी ताकत से लग जाएं। मैं आपको कंटिन्यू प्रत्येक दिन फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो का पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल जिसे छद्म फल भी कहा जाता है, तो सेब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आभासी फल का एक उदाहरण है तो सेब है जो आभासी फल का उदाहरण है। सवाल नंबर 2 को देखिए, पौधों का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पौधों का कौन सा भाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां है जो भोजन का संश्लेषण करता है। सवाल नंबर 3 को देखें कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण है जो HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। देखिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसका लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए पूरा सेट आप जरूर देखें। सवाल नंबर 4 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड, ये सभी है जो विटामिन के कॉम्प्लेक्स समूह के अंतर्गत आते हैं। जबकि विटामिन, आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये है जो आपको कॉम्प्लेक्स समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सवाल नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केरेटिन प्रोटीन है जो नाखूनों में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यह प्रोटीन है जो आपको बाल में, सींगों में, ये सब में भी पाया जाता है। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स, अकल दाढ़, अकल यहाँ पर दांत होना चाहिए फ्रेंड्स, अकल दांत है जो कौन सी पीढ़ी में आती है? तो देखिए पहली पीढ़ी में बच्चों में दूध के दांत आता है, उसके बाद आता है जो परमानेंट रहता है फ्रेंड्स, उसके लास्ट आपका तीसरी पीढ़ी में आता है, ठीक है। अकल दाढ़ है यानी अकल दांत है जो किस पीढ़ी की दांत है? तो तीसरी पीढ़ी की दांत है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में चेंबर्स की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है फ्रेंड्स? तो बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए आपका हार्ट हो गया, इसमें आपका 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऊपर का भाग होते हैं उसको हम लोग आलिंद कहते हैं, और नीचे होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कि जो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है तो नीले किधर होता है? तो नीचे की ओर होता है जो नीले होता है। ट्रिक भी बैठ रहा है फ्रेंड्स, न से नीचे न से नीले, तो याद रखिएगा नीचे का होता है जो नीले होता है, ऊपर होता है जो आलिंद होता है। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होते हैं? चेंबर्स 4 होते हैं। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखिए, आयोडन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, पहले जो प्रैक्टिस सेट दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को पता करने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे विसर्पी लताएं कहते हैं। काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप है जिन्हें क्या कहते हैं? तो विसर्पी लताएं कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोरा मिनीफेरा कहा जाता है। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो फोरा मिनीफेरा कहा जाता है। सवाल नंबर 11 को देखें कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो फ्लोरीन है। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 की तीव्र सीसा विषाक्त को क्या कहते हैं? तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लम्बिज्म कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तीव्र सीसा विषाक्तन को प्लम्बिज्म कहा जाता है। सवाल नंबर 13 को देखें कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है।
तो किस रूप में मापी जाती है फ्रेंड्स? तो देखिए जलवाष्प की मात्रा आपको आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखिए कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका? तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलोज। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज है जो प्राकृतिक बहुलक है। सवाल नंबर 15 को देखिए, कौन सी गैस वायुमंडलीय का अंग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और हीलियम करीब 2 पॉइंट समथिंग पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, आपका क्लोरीन है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो सवाल नंबर 15 का है जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन जो है नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरोमीटर। सवाल एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो पायरोमीटर। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, गेस करें। अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाशीय फाइबर है जो आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखें, पद अधिकेंद्र एपीसेंटर का संबंध है। तो एपीसेंटर का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूकंप से होता है। देखिए जहां से आपका भूकंप उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, उसको फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। याद रखिएगा, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। लेकिन जहां पर इसका अनुभव होता है, जो ऊपर की ओर होता है पृथ्वी में, उसको क्या कहते हैं? एपीसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र है जो भूकंप से संबंधित है। सवाल नंबर 19 को देखिए, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो सवाल 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका जो क्षयकारी बल के अंतर्गत घर्षण बल आता है। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें कि सिलिकॉन क्या है? सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, गेस करें इसका क्या होगा? अर्धचालक है, विद्युत रोधक है, कुचालक है या चालक है? तो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है सिलिकॉन फ्रेंड्स। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धचालक। सवाल नंबर 21 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक मौलिक कर्तव्य हो गया फ्रेंड्स, एक मूल अधिकार है। तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सभी नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति उसका सुरक्षा करे। दूसरा में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये भी सभी नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तीसरा, सद्भावना को बढ़ावा देना, ये भी है जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपको मौलिक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में रखा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता आप लोग को ज्ञात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। बाकी 3 है जो फ्रेंड्स आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 से भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, इस टाइप का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स। पूरा सेट जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा सेट जरूर देखिएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब तक उससे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तभी तक वो अपने पद पे बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि लोकसभा का चुनाव जो सांसद उसका कार्यकाल 5 वर्ष के होता है, लेकिन जब तक वो बहुमत में है तभी तक प्रधानमंत्री रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बना रहता है। सवाल नंबर 23 है कि मंत्रिमंडल तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो किसकी देन है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यूर, रैमसे म्यूर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम है रैमसे म्यूर, जो आपका मंत्रिमंडलीय तानाशाही इन्हीं का देन है। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो रैमसे म्यूर की देन है। सवाल नंबर 24 देखिए, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद
51 के क में आपको मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो देखिए सवाल नंबर जो 25 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका परिषद। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि मताधिकार से आप क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोट देने का अधिकार। मताधिकार अर्थात वोट देने का अधिकार। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? देखिए ये प्रश्न फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, हर एक तरह के एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसे जरूर याद रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत के जो संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, तो किसका पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें फ्रेंड्स कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सब जानते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति है जो कितने 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में चुनता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 का। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका है फ्रेंड्स कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? तो सवाल नंबर जो 29 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। कब? 1992 में हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 31 को देखें। सॉरी फ्रेंड्स, सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 31 आपका है कि अधोलिखित उच्चवाच्य आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ए में है जास्कर पर्वत श्रृंखला, बी में धौलाधर पर्वत श्रृंखला, 3 में है आपका फ्रेंड्स लद्दाख पर्वत श्रृंखला, 4 में है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो क्या पूछा जा रहा है कि उपरोक्त उच्चवाच्य आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले धौला पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद आएगा आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में आएगा आपको लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में लास्ट में आएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। यह है जो क्या है फ्रेंड्स दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। तो याद रखिएगा सबसे पहले धौलाधर पर्वत श्रृंखला फ्रेंड्स, उसके बाद में हो गया जास्कर पर्वत श्रृंखला, 3 में हो गया लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में आपका हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 32 को देखें। सवाल नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समुदाय की अभी तक पहचान किस राज्य में नहीं की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में अभी तक नहीं की गई है। सवाल नंबर 33 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब सबको पता होना चाहिए, 7वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती क्या है? तो जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता था? बांगर मिट्टी कहलाई जाती है। ठीक है, क्या? बांगर। जो पुरानी होती है उसे बांगर कहते हैं फ्रेंड्स, और जो नवीन होती है उसको खादर कहते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखिए, दुमटी लोम यानी दोमट मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। दोमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी जो भी होता है फ्रेंड्स उसमें आपका सभी प्रकार का कण मिलता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बालू कण, चिकना कण, पांशु कण सभी मिलता है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सवाल नंबर 36 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 37 को देखिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, राजकीय राजमार्ग से होता है, जिला मार्ग से होता है, ग्रामीण सड़कों से होता है। तो सवाल नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का 40% सड़क का परिवहन होता है किससे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। चलिए सवाल नंबर
आपका 38 देखिए, कांगो कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, कांगो है जो आपको अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में स्थित है। सवाल नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांगो कहाँ स्थित है? तो आपको ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 आपका है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को कहा जाता है। सवाल नंबर 40 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो देखिए, धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंदन। ठीक है, लंदन है जो आपका धातु का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें कि मुद्रा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मुद्रा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होगा? तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वही हुए फ्रेंड्स जिसे मृदा मिट्टी का नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, वो जो मृदा संरक्षण कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें कि विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में पाया जाता है। सवाल नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें, तेंदुलकर समिति संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किससे संबंधित है? तो देखिए, तेंदुलकर समिति है जो आपको निर्धनता मापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो सवाल नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना है? 943। चलिए फ्रेंड्स, अब सवाल नंबर 45 को देखिए। सवाल नंबर 45 के भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत में जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वो किस पद्धति पर आधारित है? तो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था पे आधारित है। सवाल नंबर 35 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए फ्रेंड्स, अब सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 आपका क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो देखिए, इसका गठन कब हुआ था फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय समिति का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं। सवाल नंबर 47 है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्वेश्चन एक बार फिर से सुने, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद है। चलिए सवाल नंबर 48 को देखें कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। देखिए, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में प्रश्न फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर 49 क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सवाल नंबर 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, उसे क्या कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो सवाल नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 है कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। मेरे ख्याल से इसका जवाब सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारत का जो राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 51 देखें, क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। इसका कब था फ्रेंड्स? अवधि 1961 से लेकर के 65 तक। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया था। तो सवाल नंबर जो आपका 51 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 52 है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध है जो मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली के उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उत्पादन। सवाल नंबर 53 को देखें कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो हड्डी के उपकरण आपका प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स सराय नाहर राय से। कहाँ से? सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे।
सवाल नंबर 54 देखिए कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो किस तरह रखकर दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग किस काल में, तो ताम्रपाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें। सवाल नंबर 55 है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 56 को देखें। सवाल नंबर 56 है फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो जो सिंधु सभ्यता संबंधित है फ्रेंड्स कैसा है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सवाल नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 57 देखें कि सर्वप्रथम लोहे का जानकारी मिला। तो सर्वप्रथम लोहे की जानकारी किससे मिला था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग वैदिक काल से मिला था। सवाल नंबर 58 को देखिए 58, किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो किसने किया था फ्रेंड्स, जिसमें आपका एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनवी। कि किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो महमूद गजनवी ने किए थे। सवाल नंबर 59 को देखें कि युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपका हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। याद रखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। सवाल नंबर 59 का जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब 60 को देखते हैं। सवाल नंबर 60 आपका है फ्रेंड्स कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने पराजित किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स, सवाल नंबर जो 60 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने पराजित किया था, तो भीम द्वितीय ने इसे पहली बार पराजित किया था। चलिए अब सवाल नंबर 61 को देखें। सवाल नंबर 61 आपका है कि किसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों से किसने वसूला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। ठीक है, तो सवाल नंबर 62 को देखें। सवाल नंबर 62 है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। सवाल नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका बख्तियार खिलजी जो था फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी के दास था, उसी ने आपको बंगाल एवं बिहार पे विजय प्राप्त किया था। तो सवाल नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 63 को देखिए। 1802 की बेसिन की संधि, ठीक है, बसिन ने फ्रेंड्स बेसिन की संधि होती है। बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, किसके मध्य हुए थे। तो जो सवाल नंबर 63 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज तथा बाजी राव द्वितीय। बेसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। और किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज तथा बाजी राव द्वितीय के बीच में हुई थी। याद रखिएगा ये बेसिन की संधि हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 64 को देखें कि विलय के सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया गया। तो सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 65, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक आपका हैदराबाद का निजाम था। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 66 को देखें कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने स्वीकार नहीं की थी फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज ने नहीं स्वीकार की थी। बाकी हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत के राज, बाकी ये सब स्वीकार किए थे। ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंदौर के होलकर राज्य है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें। सवाल नंबर 67 है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था। तो सवाल नंबर जो 67 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1814
14 से लेकर करके आपको 1816 ईस्वी के बीच में आपका ये युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध। किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 68 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सवाल नंबर 68 है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी आपका है जो गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय आपका हेक्टर मुनरो था फ्रेंड्स। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो लॉर्ड वेलिस्ली था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो फ्रेंड्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में नहीं था, ठीक है, इसके शासनकाल में नहीं हुआ था। इसलिए सवाल नंबर 68 का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी है जो सुमेलित आपका नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही समय में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपको कब हुआ था? तो 1817-18 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय जो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो चलिए सवाल नंबर 69 को देखें, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम बेटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था। तो सवाल नंबर जो 69 उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब लगाया था फ्रेंड्स? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंद लगाया था। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। चलिए सवाल नंबर 70 को देखें कि ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों के दमन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्टन स्लिममैन ने। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी कैप्टन स्लिममैन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 71 को देखें कि भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? तो भारत की जो 7वीं आर्थिक जनगणना थी वो किस राज्य से शुरू हुई थी? तो सवाल नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम से त्रिपुरा से शुरू हुई थी। तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कि भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो त्रिपुरा से। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 72 को देखें। सवाल नंबर 72 है कि ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर पूर्व के इस राज्य में किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान दे भी। तो सवाल नंबर जो 72 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय से। चलिए सवाल नंबर 73 के देखें कि हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो सवाल नंबर जो 73 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आमिर ने। किसने? तो मोहम्मद आमिर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। सवाल नंबर 74 को देखिए, हाल ही में डॉक्टर जोनकपुर राय का निधन हुआ है, वो किस राज्य के विधानसभा के स्पीकर थे? तो सवाल नंबर जो 74 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय के स्पीकर थे। सवाल नंबर 75 के देखिए, हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सवाल नंबर जो 75 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वीके जोहरी को। चलिए सवाल नंबर 76 को देखते हैं। सवाल नंबर 76 है कि डीप ओशन मिशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि डीप ओशन मिशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो सवाल नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखिए, किस देश को 2019 गीता महोत्सव के लिए साझेदार देश के लिए निमंत्रण दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ दिन पहले का है, 2019 का है फ्रेंड्स। तो इससे भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि किस देश को 2019 गीता महोत्सव के लिए साझेदार देश के लिए निमंत्रण दिया गया है? तो 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को दिया गया था। चलिए सवाल नंबर 78 को देखिए, लोक लेखा समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सवाल नंबर 78 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 79 को देखें कि नीति आयोग ने किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट्सएप। नीति आयोग ने किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप।
सवाल नंबर 80 को देखें कि हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कुमकुम डाई से ई फ्रेंडली सोलर सेल का विकास किया है। तो देखिए सवाल नंबर जो 80 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आईआईटी हैदराबाद। सवाल नंबर 81 को देखें कि फार्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीता। तो फार्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को किसने जीता। तो सवाल नंबर जो 81 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स वर्स्टेपन ने। सवाल नंबर 82 को देखें कि भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए सवाल नंबर 83 को देखते हैं। 83 आपका हाल ही में सुर्खियों में रहा सावला तेजा सिंह मंदिर किस देश में स्थित है। तो जो सावला तेजा सिंह मंदिर है फ्रेंड्स आपको कहाँ है, तो पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हाल ही में जो मंदिर जो सुर्खियों में थी, चर्चा में थी फ्रेंड्स, सावला तेजा सिंह मंदिर, वो कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। चलिए सवाल नंबर 84 को देखें कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिमी घाट वाइन सर्प की नई प्रजाति की खोज की है। तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिमी घाट वाइन सर्प की नई प्रजाति की खोज की है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु ने। सवाल नंबर 85 को देखें कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है। तो देखिए जो बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके अनुसार से सबसे ज़्यादा बाघ आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 86 को देखिए केंद्र सरकार ने किन देशों से पीटीए के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। तो 86 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 का डी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया और थाईलैंड पर कि केंद्र सरकार ने किन देशों से पीटीए के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। तो दक्षिण कोरिया और थाईलैंड पर लगाया है। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें कि हाल ही में विंग सूट स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट कौन बने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हाल ही में विंग सूट स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट कौन बने। तो 87 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए तरुण चौधरी। सवाल नंबर 88 को देखें मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो 88 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 30 जुलाई को। 89 को देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में इसरो टेक्निकल लाइसन यूनिट की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो किस शहर में इसरो टेक्निकल लाइसन यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मास्को को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। 90 नंबर क्वेश्चन को देखें। 90 नंबर सवाल है कि जर्लिन अनिका ने 2019 वर्ल्ड डेथ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वो किस राज्य से है। तो जर्लिन अनिका किस राज्य से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जिन्होंने 2019 में वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी। तो सवाल नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु की थी। ठीक है, याद रखिएगा जर्लिन अनिका कहाँ की थी, तो तमिलनाडु के। सवाल नंबर 91 को देखें कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहद्रथ वंश। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ वंश राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 को देखिए कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे फ्रेंड्स, तो गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार चुने गए थे रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य के लिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 93 को देखें कि बहस्त्री सेना का गठन कब हुआ था। तो बहस्त्री सेना का गठन आपको 1981 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 1981 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 94 को देखें कि बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2003 में। यानी बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष
सम्मिलित किया गया था, तो 2003 में इसे सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 95, झिंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? तो झिंझिया नृत्य आपको दुर्गा पूजा के त्योहार में किया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 95 का। ऑप्शन नंबर सी दुर्गा पूजा। झिंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? याद रखिएगा, दुर्गा पूजा में। चलिए सवाल नंबर 96 को देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? तो 96 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पावापुरी में। ठीक है, 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। और महावीर स्वामी की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में ही हुई थी। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पावापुरी में। सवाल नंबर 97, बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति श्री SN झा को नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 98 को देखें। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 98 के। तो देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं, 99 नंबर सवाल को, कि मुहर्रम के अवसर पर पुलिस समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। तो क्या कहते हैं इसे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, झरनी नृत्य किया जाता है। ठीक है, जिसमें सभी तलवार और लाठी से खेलते हैं फ्रेंड्स। कि मुहर्रम के अवसर पर मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो झरनी नृत्य कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल है, 100वां सवाल है कि मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? तो मानसी चौर आपका कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो ये आपका फुलिया खार खगड़िया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 100, प्रश्न नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुलिया खार में आपका मानसी चौर अवस्थित है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता चलूँगा फ्रेंड्स। यह आपको बिहार SI का पहला प्रैक्टिस सेट था। इसी तरह से सभी एग्जाम का फ्रेंड्स RRB NTPC का भी स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलेगा फ्रेंड्स। उसी तरह से आपका लेडी कांस्टेबल, बिहार पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड का भी स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।